ये कहानी शुरू होती है एक मैजिकल रेल्म से, जहाँ पर 9 अलग अलग रेसेस एक ही दुनिया में रहते हैं और उन्हीं रेसेस में से ह्यूमंस भी एक हैं। और उन्हीं ह्यूमन में एक लड़का जो कि एक यंग एडवेंचरर है जिसका नाम होता है लाइट, जो कि अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालने की उम्मीद में है और इसीलिए वो अपने गाँव को अलविदा कहता और एक नए सफर पे निकल पड़ता है स्ट्रेंथ और वेल्थ की तलाश में। और जब वो एक बड़े शहर में पहुंचता है तो उसको एक कड़वा सच समझ में आता है कि यहाँ के लोग ह्यूमन को नीचा समझते हैं। लोग उसे ताने मारते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो एक इंसान है। फिर भी लाइट हिम्मत नहीं हारता, वो गिल्ड के अंदर जाता है एडवेंचरर बनने के लिए। और क्योंकि आज उसका पहला दिन है तो उसे मिलता है एफ रैंक। रिसेप्शनिस्ट पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई स्पेशल स्किल्स है। ये सुनते ही लाइट के चेहरे पे एक चमक आ जाती है और वो काफी प्राउडली कहता है कि हाँ, उसके पास अनलिमिटेड गैचा की स्किल है। वो लड़की काफी क्यूरियस हो जाती है कि ये कौन सी स्किल है, तो लाइट उससे कहता है कि अभी दिखाता हूँ। और वो अपना गैचा डिवाइस निकालता और बटन प्रेस करता है और उसके सामने एक कार्ड क्रिएट होता है। लाइट एक्साइटेड होकर बताता है कि इस कार्ड पर जो भी होता है मैं उसे समन कर सकता हूँ। पर उसकी खुशी तब गायब हो जाती है जब उसका पहला आइटम निकलता है। वो काफी ऑकवर्डली हंसता है और कहता है कि ये शायद गलती से हो गया, चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। दूसरी बार एक सड़ा सा गला सा एप्पल निकलता है और तीसरी बार तो सड़ा हुआ ब्रेड निकलता है। रिसेप्शनिस्ट अब यहाँ पर पैसेंस अपना खो देती है और उसको लगता है कि लाइट का स्किल बिल्कुल बेकार है। वो उसे उसका एफ रैंक कार्ड देती है और बिना इंटरेस्ट के वहाँ से उसे जाने को कहती है। इसके बाद लाइट पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना पहला क्वेस्ट लेने जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो पढ़ना ही नहीं जानता, क्योंकि उस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होता है जो पढ़ा लिखा हो। रिसेप्शनिस्ट मदद करती है उसकी इस काम में और कुछ बेसिक जॉब उसके लिए चूज करती है। लाइट पूरा दिन काम करता है और थक जाता है, पर पैसे बहुत कम मिलते हैं। बस एक रात के लिए किसी तरह होटल का खर्चा निकल जाता है, लेकिन फिर भी उसे काफी उम्मीद होती है। वो सोचता है कि अगर मेरा गैचा कभी कुछ खाने लायक दे दे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर तभी कुछ बीस्ट फॉग गुंडे उससे टकरा जाते हैं। वो लाइट को धमकाते और उसे उसकी गलती बताते और उसके सारे कॉइन्स छीन लेते हैं। लाइट उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज पैसे मुझे वापस दे दो, नहीं तो मुझे सोने की जगह भी नहीं मिलेगी। पर उन गुंडों को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक उसे लात मारकर गिरा देता और कहता है कि जाके कहीं सुअर खाने में जाकर सो जा, और उसे ह्यूमन गार्बेज तक बोलता है। लोग आसपास के बस देखते रहते हैं और कोई मदद नहीं करता, बल्कि सारे उसकी इंसल्ट करते हैं। तभी वहाँ पर एक एल्फ लड़की आती है और लाइट को उठाती है। लाइट इससे बहुत ही घबरा जाता है और वो कहता है कि माफ करना, मैंने आपको टच कर दिया। पर वो एल्फ लड़की कहती है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगी। ये देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि एक एल्फ एक ह्यूमन को टच कर रहा है। लाइट इससे इमोशनल हो जाता है। फिर और भी वहाँ पर लोग आते हैं, बहुत अलग अलग रेसेस के। वो बताते हैं कि वो कॉन्करर ऑफ ट्राइब ग्रुप से हैं, जो कि एक ऐसा ग्रुप है जो रेसिज्म को खत्म करना चाहता है। उनका लीडर लाइट से पूछता है कि हमारे ग्रुप में हर रेस के रिप्रेजेंटेटिव हैं, बस ह्यूमंस की कमी है, हम तुम्हें अपने ग्रुप में लेना चाहते हैं। लाइट ये सुनकर बिल्कुल शॉक हो जाता है, पर उनके प्रपोजल को वो एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ पर वो काफी इमोशनल फील कर रहा था। कुछ देर के बाद लाइट उनके साथ एक डेंजरस डंजन में होता है जिसका नाम था अबायस, जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक डंजन माना जाता है। वहाँ पर मॉन्स्टर अटैक करते हैं और उसके टीममेट्स जैसे सासा और ड्रैगो उसकी बार बार जान बचाते हैं, पर वो उसका मजाक भी बनाते हैं कि लाइट तो बस चाय बनाता है। इससे लाइट बहुत ही गिल्टी फील कर रहा था कि वो काफी कमजोर है। एक दिन वो लोग एक बहुत ही नैरो जगह पर पहुंचते हैं, तो लाइट सोचता है कि अब शायद रेस्ट करने का टाइम है, इसीलिए मैं सबके लिए चाय बना लेता हूँ। पर ड्रोगो घूमकर कहता है कि लाइट, तुम पार्टी से अब निकाले जा चुके हो। ये सुनते ही लाइट के होश व हवास उड़ जाते हैं। पहले जो लोग उसे दोस्त कहते थे अब उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको बेकार इंसान और गार्बेज तक बोलते हैं। वो रिवील करते हैं कि लाइट को सिर्फ एक पॉसिबिलिटी के लिए टीम में लिया गया था। उन्हें लगा था कि लाइट एक मैस्ट्रो हो सकता है, जो कि एक रेयर बीइंग होता है, बट अब कंफर्म हो गया है कि वो नहीं है। सो उन्हें उसकी कोई जरूरत नहीं, और वो उन्हें सिर्फ निकाल नहीं रहे बल्कि वो तो उसे मारने भी वाले हैं। गारू उसका चेहरा काट देता है और सासा उसके पैर में एरो मार देती है। वो लोग मजे ले रहे होते हैं उसे देखकर, क्योंकि ह्यूमंस को तंग करना उनका शौक था। लाइट वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वो लोग कहते हैं कि तुम मरने वाले हो, ये बात मान लो। पर अचानक एक टेलीपोर्ट ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और लाइट डंजन के बिल्कुल नीचे गिर जाता है, बिल्कुल ही निचले फ्लोर पर, जहाँ पे लेवल 1000 मॉन्स्टर होते हैं। वो डर के मारे वहाँ पर रो पड़ता है, पर उसके अंदर एक गुस्सा भी था। वो कसम खाता है कि मैं बदला लूंगा और मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहाँ के मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करते हैं। लाइट बिल्कुल डेस्परेट होकर बार बार अपने अनलिमिटेड गैचा का यूज करता है और यहाँ पर एक मिरेकल होती है, क्योंकि वहाँ पर एक सुपर अल्ट्रा रेयर समन आता है, जो कि एक लड़की होती है जिसका नाम मे था, जो कि बिल्कुल एक डिवाइन जैसी लग रही थी और वो लेवल 9999 पर थी। वो मॉन्स्टर को एक ही हिट में उड़ा देती है। लाइट को हील करती है और घुटनों पर बैठकर कहती है कि मैं आपकी स्लेव मेड हूँ, जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगी मास्टर लाइट। लाइट ये सुनकर बिल्कुल शॉक होता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मेरा स्किल तो बिल्कुल यूजलेस था।
मे चेक करती और रिवील करती है कि अनलिमिटेड गैचा गॉड टीयर लेवल का है और पहले ये बस कंसील था और रेयर आइटम तब मिलते हैं जब माना हाई होती है और इस डंजन एबाइस के बॉटम में माना सबसे मैक्स पर होता है और इसीलिए यहाँ पर ओपी समन्स मिलते हैं। लाइट यहाँ पर रोते हुए अपने बिट्रेयल की कहानी बताता है। ये सुनकर मैं इमोशनल हो जाती है और कहती है कि आप बस ऑर्डर दो, मैं आपके सामने उनके सर लेकर आऊंगी। लाइट कहता है कि नहीं, मैं खुद ही बदला लूंगा, मुझे स्ट्रांग बनना होगा। तो मे कहती है कि फिर मैं आपकी इस जर्नी में पूरी तरह से साथ हूँ। लाइट यहाँ पर वादा करता है कि मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान बनूंगा और अनलिमिटेड गैचा एक्टिवेट करता है। अब आगे हम 3 साल बाद देखते हैं कि लाइट ने एबाइस के बिल्कुल गहरे हिस्से में एक बड़ा सा एम्पायर बना लिया है। उसके आसपास उसकी बहुत सारी लॉयल मेट्स खड़ी होती है और बीच में चलता हुआ लाइट उनकी तारीफ करता है कि तुमने एक बार फिर से कमाल का काम किया है और एक परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन के साथ सारी मेड उसके सामने झुककर उसका शुक्रिया अदा करती है और हर एक के चेहरे पर उसके लिए बेपनाह प्यार और डिवोशन थी। कुछ मेट्स तो इतनी ऑब्सेस्ड होती है कि कहती है कि सिर्फ एक बार अगर हम उनके पैरों की खुशबू ले सके तो उनकी जिंदगी सफल हो जाएगी। वहीं मे को उनकी ये हद से ज्यादा दीवानगी इरिटेट करती है और वो परमिशन मांगती है कि क्या वो इन सबको डिसिप्लिन में ला सकती है, लेकिन लाइट मुस्कुराते हुए कहता है कि रहने दो, उनका अपना तरीका है लॉयल्टी दिखाने का, और वो सब कुछ इग्नोर कर देता है। फिर सीन बदलता और हम देखते हैं कि लाइट का एम्पायर कितना बड़ा और डेवलप हो चुका है। बड़े बड़े शहर, बिजी बाजार्स और हजारों लोग जो पीसफुल लाइफ जी रहे हैं। जहाँ भी लाइट चलता है लोग उसे मास्टर लाइट कहकर ग्रीट करते हैं। वो उन्हें अपने पसंदीदा डिशेस ऑफर करते हैं। जो लोग वहाँ की रिसोर्सेज की कमी से परेशान हैं वो भी लाइट के पास आके बिना डरे अपनी बात रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका लीडर एक नेक दिल इंसान है। लाइट उन्हें विश्वास दिलाता है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को बोलकर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। मैं तुरंत ही इसकी इनिशिएटिव लेती और कहती है कि वो पर्सनली इंश्योर करेगी कि कोई भी शॉर्टेज ना रहे ताकि लोगों का एम्पायर पे भरोसा बना रहे। लाइट नोटिस करता है कि पिछले 3 सालों में पॉपुलेशन काफी बढ़ गई है और उसे लगता है कि शायद अब पूरे गवर्नेंस सिस्टम को रिफॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद वो अपने एलीट वॉरियर के स्टेटस के बारे में पूछता है। ये सारे वो सब क्रिएचर हैं जो लेवल 999 सुपर अल्ट्रा रेयर कार्ड से समन हुए थे। मैं बताती है कि सब अपनी मिशन पर गए हुए हैं। आयुकी जो कि अबायस के बाहर के पेरीमीटर का मैप बना रहा है, जो कि एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं। लाइट को कोई चिंता नहीं होती क्योंकि उसे पता है कि एक जीनियस बीस्ट टेमर जैसे आयुकी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। फिर यहाँ पर इलिया का जिक्र होता है। वो नए मैजिक फॉर्म्स को डेवलप कर रही होती है जो लाइट के ग्रैंड विजन के साथ अलाइन हो सके। लाइट सोचता है कि उसने शायद इलिया पे ज्यादा प्रेशर डाल दिया है और वो दिल से ये उम्मीद करता है कि वो अपनी हद से ज्यादा स्ट्रेस ना ले रही हो। फिर नाजुमा का नाम आता है जो कि कासल के अंदर पेट्रोल ड्यूटी कर रही होती है और क्लोज कॉम्बैट में सबसे एक्सपर्ट होने की वजह से वो लाइट की सबसे अच्छी बॉडीगार्ड है। मे कहती है कि नाजुमा थोड़ी दिमाग से स्लो है लेकिन सबसे इंटरटेनिंग भी वही है। तभी यहाँ पर मे देखकर इरिटेट होती है क्योंकि कोई लाइट के रूम के बाहर वेट कर रहा होता है और वो कोई और नहीं जैक था जो कि लेवल 7777 का वॉरियर है। मैं उसे डांट कर कहती है कि मास्टर लाइट के सामने इतना कैजुअल बिहेवियर सही नहीं है, लेकिन लाइट कहता है कि छोड़ो कोई बात नहीं, जैक मेरा बड़ा भाई जैसा ही है। लाइट और जैक ट्रेनिंग के लिए बाहर निकलते हैं और लाइट आज बहुत ही सीरियस होकर ट्रेनिंग करने वाला था। वो सीधा ही जैक के स्टोमक पे एक लाइटिंग फास्ट पंच मार देता है। जैक थोड़ा हिलता है लेकिन हंसी के साथ कहता है कि इसीलिए तो मुझे आयरन ब्लडेड बैरिकेड कहते हैं। यहाँ पर कोई और होता तो लाइट का पंच उसे उड़ा देता, लेकिन जैक तो माउंटेन जैसा बिल्कुल सॉलिड था। ट्रेनिंग के बीच में हम देखते हैं कि नाजुमा कैसल में पेट्रोल कर रही होती है। वो प्राउडली बताती है कि मास्टर लाइट ने खुद उसे ये क्रिटिकल मिशन दिया है। बाकी मेट्स उसकी तारीफ करती है और नाजुमा इस बात से काफी खुश लग रही होती है। तभी कुछ मेट्स उससे कह देती है कि एक बार जाकर रिस्ट्रिक्टेड जोन भी चेक कर लो, और वो जोन कोई और नहीं लाइट का बेडरूम होता है। नाजुमा कहती है कि वो सिर्फ इंस्पेक्शन के लिए जा रही है। मैं बहुत ही शांति से कहती है कि लाइट का रूम पहले ही काफी सिक्योर्ड है, लेकिन नाजुमा कहती है कि लाइट तो अभी यहाँ पर है नहीं और वैसे भी तुम अंदर क्या कर रही हो। तो मैं कहती है कि वो सिर्फ सफाई का काम कर रही थी, और जब नाजुमा रूम के अंदर जाती है तो उसे कुछ अजीब लगता है। बेड काफी बिखरा हुआ होता है। मैं बहुत ही कामली कहती है कि ये मेरा स्पेशल बेड मेकिंग टेक्निक का एक पार्ट है। नाजुमा बिना कोई शक किए इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि मैं तुम तो बिल्कुल कमाल की हो। फिर नाजुमा उसे एक मैसेज देती है जो कि दूसरी मेड्स का लेटर होता है, जिनमें लिखा था कि वो मे से तंग आ चुकी है और चाहती है कि लाइट के रूम की क्लीनिंग राइट्स सबको इक्वली मिले। मैं उस लेटर को पढ़कर कहती है कि वो इस सिचुएशन को खुद ही हैंडल करेगी और नाजुमे को एक टिप भी देती है
इस बात से खुश होकर नाजुमे तुरंत ही बाजार जाकर अपने रिवॉर्ड से मिल्क और पैनकेक सैंडविचेस खरीदती है। जब वो स्नैक्स खाते हुए मजे ले रही होती है तब उसे कासल के अंदर आयुकी मिलती है। नाजुमे उससे पूछती है कि तुम तो फॉरेस्ट एक्सप्लोर करने गई थी, वापस इतनी जल्दी कैसे आ गई। आयुकी यूजुअल अपने कैट लाइक म्याओ में रिप्लाई करती है और नाजुमे कुछ समझ नहीं पाती। वो रैंडम गेसेस लगाती रहती है कि क्या तुम्हें ट्रीज काटने में हेल्प चाहिए या फिर तुम्हें कोई मॉन्स्टर मिल गया, लेकिन आयुकी बस म्याओ करती रहती है। आखिर में तंग आकर आयुकी नॉर्मल टोन में कहती है कि मिशन कंप्लीट हो चुका है, कोई थ्रेट नहीं मिला और बस वो मैप को डिलीवर करने के लिए वापस आई है। कासल के अंदर नाजुमे अपनी पेट्रोल को कंप्लीट करती है और लाइट के थ्रोन पे छुप के बैठ जाती है। वो सोचती है कि लाइट कितना कूल लगता है जब वो यहाँ पर बैठता है, लेकिन उसका सपना टूट जाता है जब वो गलती से थ्रोन का एक एंगल विंग तोड़ देती है। पैनिक में वो टूटी हुई पीस को चिपका के वहां से भाग जाती है। इधर ट्रेनिंग एरिया में लाइट और जैक ट्रेनिंग खत्म करते हैं और जैक कहता है कि लाइट ने अपने बॉडी को एक अल्टीमेट वेपन बना लिया है। तो लाइट कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी ट्रेनिंग का ही रिजल्ट है। जैक कहता है कि अबाइस में बहुत ही कम लोग हैं जो लाइट का सामना कर सके, मतलब सरफेस वर्ल्ड में तो फिर और भी कम होंगे। लेकिन वो लाइट को याद दिलाता है कि दुनिया में अभी भी पावरफुल एनिमीज बचे हुए हैं। लाइट इस बात को सीरियसली लेता और सोचता है कि मैं कभी केयरलेस नहीं पड़ूंगा, मेरा रिवेंज अभी खत्म नहीं हुआ है। दूसरी तरफ मे सब मेड्स को मीटिंग के लिए बुलाती है। सब ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं पता। मे वो पूरा लेटर उनके सामने पढ़ती है। सब घबरा जाते हैं और एक साथ सॉरी बोलने लगते हैं। कोई कहता है कि हम तो तुम्हारी मदद चाह रहे थे, तो कोई कहता है कि उनका इंटेंशन गलत नहीं था। लेकिन मैं उनकी एक्सक्यूजेस को इग्नोर करती है और कहती है कि अब पनिशमेंट मिलेगी। सबको थ्रोन चैम्बर के कॉरिडोर की सफाई मैनुअली करनी होगी बिना कोई मैजिक यूज किए। इधर नाजुमे मार्केट में एक फैंसी वेपन को देखकर कहती है कि काश मेरे पास भी पैसे होते। तभी एलिया वहां पर आ जाती है और कहती है कि तुम तो यहाँ पर स्वीट्स लेने आई थी ना। नाजुमे कहती है कि नहीं, बस ये बैटल ग्लव्स देख रही थी। एलिया कहती है कि वो ब्रेक पे है और सब स्मूथली चल रहा है। फिर दोनों फनी आर्गुमेंट करते हैं और एलिया कहती है कि लाइट उसे बड़े स्ट्रेटेजिक टास्क देता है जबकि नाजुमे सिर्फ पेट्रोल करती है। तो नाजुमे प्राउडली कहती है कि मेरा पेट्रोल करना भी काफी इंपॉर्टेंट है। एलिया उसे टीज करती है कि लाइट ने मेरे साथ कल चाय पी। नाजुमे ये सुनकर काफी शॉक होती है और वो उससे काफी जेलस भी फील करती है। इधर दूसरी मेड्स कंप्लेन करती है कि मे से बचकर रहना थोड़ा मुश्किल है। उनका टॉपिक घूमकर लाइट के बेडरूम तक ही पहुंचता है। सब सोचती हैं कि जब लाइट ने मे को पहली बार समन किया था और आयुकी से पहले के 3 महीने वो दोनों अकेले थे, तब क्या हुआ होगा। उन लोगों के बीच में कुछ वाइल्ड इमेजिनेशन चलने लगती है, लेकिन सब चुपचाप हो जाती है जब मे पीछे से उनके सामने आ जाती है। मे सबके सामने कहती है कि उसने सुना है वो सब डाई डाई चिल्ला रहे थे। मेड्स तुरंत ही इनोसेंस दिखाने लगती है और आखिर में कन्फेस कर देती है कि वो बस उनसे जेलस थी। मैं कहती है कि ठीक है, सुन लो, उन 3 महीनों में लाइट ने एक भी रोमांटिक चीज नहीं की, वो सिर्फ पढ़ाई और मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कर रहा था। ये सुनकर वो सारी मेट्स गिल्टी फील करती हैं। यहाँ पर मैं ये भी कहती है कि मैं काफी सोच रही थी कि तुम लोगों का वर्कलोड थोड़ा कम कर दूं, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं थोड़ा ज्यादा वीक पड़ रही थी और अब तुम लोगों की पनिशमेंट ये होगी कि तुम थ्रोन रूम को मैनुअली साफ करोगे, वो भी बिना मैजिक के। जैसे ही वो सफाई करना शुरू करती है वो टूटा हुआ एंजल विंग फिर से गिर जाता है। इधर नाजुमे अपने कमरे में रिलैक्स कर रही होती है और थोड़ी उदास होती है कि लाइट को आज नहीं देख पाई। दिल से वो विश करती है कि लाइट उसे सरफेस वर्ल्ड भेजे ताकि वो उन सबको खत्म कर सके जिन्होंने उसे धोखा दिया था, और यही सोचते सोचते वो सो जाती है। अगली सुबह लाइट कैसल के बाहर आता है और देखता है कि इलिया और नाजुमे फिर से झगड़े में हैं। नाजुमे लाइट को देखकर खुशी से चमक उठती है। लाइट यूजुअल तरीके से आयुकी के साथ कैट जैसा बिहेव करता है और बाकी सब जेलस हो जाती हैं। तभी एक पुराना दुश्मन वापस दिखाई देता है। ये वही हेल हाउंड था जो लाइट ने अबायस में पहली बार देखा था। लाइट के अंदर एक मोमेंट के लिए पुराना डर जाग जाता है, लेकिन अब उसके पास पावरफुल वॉरियर्स थे। नाजुमे, एलिया और आयुकी तीनों रेडी हो जाती है उस क्रिएचर को मार गिराने के लिए, लेकिन लाइट उन्हें रोकता है और कहता है कि सब ठीक है। फिर वो उस बीस्ट से माफी मांगता है और कहता है कि वो उसे डरा गया, और तब लाइट कहता है कि मे वापस आ गई है और उसका मिशन सक्सेसफुल रहा है। सब समझ जाते हैं कि अब वक्त आ गया है उनके रिवेंज लेने के फेज 2 की शुरुआत होने की। लाइट कहता है कि अब मेरा बदला पूरा करने का समय आ चुका है, और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है सिटी ऑफ वुल्फ्स में, जहाँ पर लाइट का एक टारगेट गारू लोगों के बीच हीरो बनकर घूम रहा होता है। लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन उसे जरा भी ये अंदाजा नहीं था कि लाइट का रिवेंज उसकी तरफ आ रहा है। सभी लोग भर भर के उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और गारू भी बिना किसी शर्म के उनकी तारीफों को एंजॉय कर रहा था।
वो एक सेलिब्रिटी की तरह स्टाइल मारते हुए घूमता है और सबसे कहता है कि मेरा रास्ता छोड़ो, एक लेजेंड आ रहे हैं। साइड में एक इंसान कचरे के ढेर में कुछ ढूंढ रहा होता है और गारू उसे देखकर गुस्सा हो जाता है। वो उस लड़के को गार्बेज कहता है और उसे जमीन पर धक्का देकर गिरा देता है और उसके चेहरे पर थूक देता है। जैसे ज्यादातर बीस्ट फॉक ह्यूमन को पसंद नहीं करते, गारू भी ह्यूमन से नफरत करता था। वो उस लड़के को कहता है कि वो गायब हो जाए और दोबारा उसके सामने कभी ना दिखे। कुछ देर गारू एक लोकल जगह पे सबसे बेस्ट सीट लेकर बैठ जाता है। वो अपने फॉलोअर्स को कहता है कि जितना चाहे खा लो, क्योंकि वो आजकल काफी पैसा कमा रहा है। उसके साथ ही उसकी तारीफों के पुल बांधने लगते हैं और कहते हैं कि वो सारे बीस्ट फॉक का गर्व है। सबको पता है कि गारू कभी स्लम्स की गंदी जिंदगी से उठकर यहाँ तक आया था और अब उनका लीडर बन गया है, जिसे सब एडमायर करते हैं। पूरे कॉन्फिडेंस से वो कहता है कि मेरे जैसा बनना हर किसी की बस की बात नहीं, मैं इन्फ्लुएंस का आर्ट मास्टर कर चुका हूँ। फिर वो समझाता है कि बीस्ट फॉक नेचुरली फॉलो करने के लिए ही बने हैं, बस उन्हें सही डायरेक्शन में ले जाओ तो जिंदगी एक राजा के जैसे हो जाती है। उसके हिसाब से सक्सेस का बस एक ही राज है, हर काम को कैटेगराइज करना, ये समझना कि कौन सा काम प्रॉफिट और पावर लाते हैं और कौन से सिर्फ मेहनत बर्बाद करते हैं। तब उसके एक थोड़ा बेवकूफ सा फॉलोवर उससे पूछता है कि बॉस वो 3 साल पहले का काम याद है क्या आपको, कॉनकॉर्ड ऑफ ट्राइब्स वाला, उसमें कुछ पैसा बना था या नहीं। दूसरा कॉम्पेनियन उसे चुप रहने को कहता है, लेकिन गारू कहता है कि उसने फेडरेशन की शपथ ली है, इसीलिए डिटेल्स वो नहीं बता सकता। लेकिन वो इतना जरूर कहता है कि वो उसकी लाइफ का सबसे इजी और प्रॉफिटेबल मिशन था, क्योंकि उसमें उसे सिर्फ एक बेकार ह्यूमन लड़के को मारना था। और देखो अब वो अमीर भी है और रिस्पेक्टेड भी है। लेकिन उस पोर्टल के बारे में सोचकर उसके दिल में हमेशा एक चुभन रहती थी। उसे कभी पता नहीं चला कि वो पोर्टल कहाँ गया, लेकिन वो यकीन से कहता है कि लाइट जैसे इंसान का बचा रहना इम्पॉसिबल है। उसे ज्यादा क्यूरियस ये बात करती है कि फेडरेशन इतना ऑब्सेस्ड क्यों थी एक मिस्टीरियस मैस्ट्रो को ढूंढने में, और उसे अंदर ही अंदर लग रहा था कि जैसे ये कोई खतरनाक काम होगा। उसके थॉट एकदम रुक जाते हैं जब एक खूबसूरत लड़की उसके सामने आती है और वो कोई और नहीं बल्कि मे थी। वो बहुत ही पोलाइट तरीके से उससे पूछती है कि क्या वही बीस्ट फॉक का लीडर गारू है। गारू यहाँ पर कैजुअली अपना ड्रिंक सिप करता और कैजुअली हाँ में सर हिलाता है। मे झूठ बोलती है कि वो एक नोबल ब्लड लाइन से आने वाले मास्टर लाइट की मेड थी। ये सुनकर गारू शॉक हो जाता और सोचता है कि अगर उसने लाइट को मारने के बजाय जिंदा रखा होता तो शायद और ज्यादा प्रॉफिट मिलता उसे। मे अपनी कहानी जारी रखती है कि वो 3 साल से लाइट को ढूंढ रही है और सारे क्लूज उसे इस कंट्री तक ले आए जहां लाइट को आखिरी बार देखा गया था। गारू कैजुअल टोन में कहता है कि हाँ, वो उस ग्रुप का हिस्सा था और लाइट उनके साथ ही था। मे की आंखों में आंसू भर जाते हैं। वो दिखावा करती है कि उसने सुना है लाइट डंजन में मर गया था और कभी वापस नहीं आया। गारू उसकी बातों से एग्री करता है और कहता है कि हाँ, लाइट की डेथ एक बहुत ही ट्रेजिक थी। मैं उससे कहती है कि अगर वो उस जगह ले जा सके जहाँ लाइट मरा था तो उसे थोड़ा सुकून मिलेगा। गारू उससे पूछता है कि मुझे क्या मिलेगा इसमें, तो मैं एक छोटी सी पाउच निकालती है जिसमें 3 सॉलिड गोल्ड बार्स होते हैं। सभी की आंखें उसे देखकर बिल्कुल फटी रह जाती है, लेकिन गारू अपना एक्सप्रेशन कंट्रोल करता और दिमाग में सोचता है कि कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं, लेकिन फिर डिसाइड करता है कि एक कमजोर इंसान औरत उसके लिए कोई खतरा कैसे हो सकती है। गारू यहाँ पर अपने कुछ लोगों के साथ मे को उस डंजन तक ले जाता है। कई घंटे के बाद वो मे से पूछता है कि क्या तुम थक चुकी हो। मे मुस्कुरा कर कहती है कि मैं ठीक हूँ। गारू अपने मन में हंसकर सोचता है कि किस कदर लकी है वो, अब ये गोल्ड भी उसका होने वाला है और ये लड़की भी। वो डिसाइड करता है कि लाइट की कब्र के पास ही वो उससे वो सोना लूट लेगा। आखिर वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर लाइट को कभी छोड़ दिया गया था। गारू कहता है कि ये वही जगह है, मॉन्स्टर ने यहाँ पर हमला किया था और लाइट भाग नहीं सका और एक टेलीपोर्ट ट्रैप में चला गया। मैं यहाँ पर रोने लगती है और घुटनों के बल पर गिर जाती है। गारू अंदर से उसका मजाक उड़ाता है और सोचता है कि ह्यूमंस कितने पैथेटिक होते हैं, काफी कमजोर और अंधे भी। उसके लोग धीरे से उसके इर्द गिर्द सर्कल बना देते हैं। गारू यहाँ पर झूठी सिंपैथी दिखाता है। वो कहता है कि मैं लाइट को बचाना चाहता था पर वो मारा गया। लेकिन तभी मे की आवाज बदल जाती है, जो कि अब बिल्कुल गुस्से से भरी थी। वो कहती है कि सिर्फ सबसे गिरे हुए जानवर ही इतने पाप कर सकते हैं, लाइट जैसे प्योर दिल वाले इंसानों को धोखा देने का। उसकी आवाज पत्थरों से टकराकर वहां पर गूंजती है और उसकी आंखों में एक रिग्रेट भी था कि काश मैं उसकी मेड पहले बन जाती तो वो कभी शिकार नहीं बनता और न ही उसके पैर में एरो लगती और ना उसे मार मार के आधा जिंदा छोड़ा जाता। ये सुनकर गारू का दिल कांप उठता है। वो तुरंत ही पीछे कूद जाता है और समझ नहीं पाता कि ये लड़की इतनी स्पेसिफिक डिटेल कैसे जानती है। उसके लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन गारू समझ जाता है कि ये नॉर्मल इंसान नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ फेडरेशन या कॉनकॉर्ड के टॉप लोगों को ही पता थी। वो कहता है कि तुम कौन हो और किसके लिए काम करती हो
और क्या तुम किसी राइवल ट्राइब की कोई स्पाई हो? मैं मुस्कुरा कर कहती है कि मैं किसी के लिए काम नहीं करती, मैं सिर्फ लाइट की सेवा करती हूँ और अब तुम उसकी सजा भुगतोगे। उसके शरीर से एनर्जी निकलती है जो गारू को अंदर तक खपा देती है। गारू यहाँ पर अपने आप को समझाता है कि ये सिर्फ एक इंसान है, कमजोर और बिल्कुल बेकार, सिर्फ यूज करने लायक है ये। लेकिन जैसे ही वो मे की आंखों में देखता है, उसके अंदर से आवाज आती है कि अगर इससे लड़ाई की तो वो मारा जाएगा। और जैसे ही मे अटैक करने वाली होती है, वहाँ पर एक आवाज गूंजती है जो मे को रुक जाने को कह रही थी, और वो कह रहा था कि मैं इसे खुद ही संभाल लूंगा। और ये आवाज लाइट की होती है। गारू ये सुनकर शॉक में पड़ जाता है, और जब लाइट शैडो से बाहर आता है तो वो बिल्कुल ही काम और एक्सप्रेशन लेस के साथ खड़ा था। वो कहता है कि मैं यहाँ पर 3 साल पहले का हिसाब चुकाने आया हूँ। गारू यहाँ पर हंसी से फट पड़ता और कहता है कि मुझे नहीं लगता तू फिर से जिंदा दिखेगा। एक पैथेटिक लेवल 15 ह्यूमन मेरे सामने खड़ा है। वो अपना लेवल 158 दिखाता है और कहता है कि तुम मुझे हरा नहीं सकते, और मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि तुम उस दिन कैसे बच गए, पर अब मैं तुझे खुद ही मारूंगा। लाइट उससे कहता है कि क्या तुम नहीं जानना चाहोगे कि मे कौन है या वो कितनी पावरफुल है? गारू अपने अकड़ में कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता इससे, ह्यूमंस कभी भी बीस्ट फॉग के बराबर नहीं हो सकते। मेरे लोग सब लेवल 130 के ऊपर हैं। हम तुम दोनों को कुछ सेकंड्स में ही खत्म कर देंगे। और जैसे ही वो सिग्नल देता है, उसके 2 साथी लाइट पर हमला करते हैं, लेकिन आंख झपकते ही मे उनके सामने आ जाती है और उनके सर शोल्डर से अलग हो जाते हैं। उनकी बॉडी जमीन पर गिर जाती है और मे कहती है कि जो भी लाइट को मारना चाहेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। लाइट में से कहता है कि पीछे हो जाओ और एग्जिट को ब्लॉक कर दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। गारू के लोग अब घबरा जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि हुआ क्या। गारू उन्हें संभालने की कोशिश करता और कहता है कि ये सब बस एक ट्रिक है और ये सारे इल्यूजन्स हैं। लाइट उसकी आंखों में देखता और कहता है कि अब भी लगता है ह्यूमंस कमजोर होते हैं। क्या कभी सोचा है कि शायद ह्यूमन सबसे पावरफुल रेस हो सकते हैं? गारू फिर से हंसता और अपना लेवल दिखाता है, लेकिन लाइट कहता है कि लेवल सिर्फ नंबर है, असली ताकत कुछ और होती है। गारू गुस्से से गरजता है और अपने सभी लोगों के साथ एक साथ अटैक करता है, लेकिन लाइट हिलता तक नहीं। अगले ही पल वो मूव करता और एक मिरर का रिफ्लेक्शन की तरह स्मूथ और परफेक्ट हर अटैक को डॉज करके वो सबको एक के बाद एक जमीन पे गिरा देता है और वो सभी हार कर जमीन पर पड़े रहते हैं। लाइट गारू के पास आता और पूछता है कि अब भी लगता है ह्यूमंस कमजोर हैं। गारू फिर से उठता है, दांतों तले गुस्से दबाकर वो अपनी पॉकेट से एक ग्लोइंग क्रिस्टल निकालता है और जमीन पे स्मैश करता है, जिससे एक बहुत ही बड़ा लेवल 500 का वुल्फ समन होता है। लाइट शांति से देखता और कहता है कि बस इतना ही। गारू सोचता है कि लाइट शॉक में है और वो कहता है कि अब शुरू कर भीख मांगना। तो लाइट कहता है कि अटैक करो, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। गारू का बीस्ट एक मैसिव ब्लास्ट छोड़ता है जो पूरे डंजन को हिला देता है। धूल उड़ती है और कुछ सेकंड तक कुछ भी दिखता नहीं, लेकिन जब सब साफ होता है तो लाइट वहीं पर खड़ा होता है, एक स्क्रैच तक नहीं होती उसकी बॉडी पे। लाइट मुस्कुरा कर कहता है कि इतने बड़े अटैक करने के बाद भी तुम्हें हासिल क्या हुआ? गारू के लोग ये देखकर कांप रहे होते हैं। तो लाइट कहता है कि अब मेरी बारी है। वो अपनी कोट से एक कार्ड निकालता है और कहता है कि लेवल 9000 अल्ट्रा रेयर कार्ड प्राइमल वुल्फ डिवाइनिटी, और एक डिवाइन वुल्फ उसके पीछे समन होता है जो कि काफी चमकता हुआ और डरावना था। लाइट कहता है कि गारू के बीस्ट को एलिमिनेट करो, और वो वुल्फ सिर्फ एक हल्की सी सांस लेता और उसकी डिवाइन ब्रेथ से गारू के लेवल 500 मॉन्स्टर फ्रीज होकर ग्लास के टुकड़ों में टूट जाता है। गारू का यहाँ पर दिमाग ही ब्लैंक हो जाता है, उसे यकीन नहीं होता कि उसका बीस्ट इतनी आसानी से खत्म हो गया। लाइट यहाँ पर कहता है कि मैं चाहता तो इसे खुद भी कुछ सेकंड में क्रश कर देता। फिर वो अपना स्टेटस रिवील करता है, लेवल 9999 का। ये देखकर गारू का पूरा शरीर कांपने लगता है। वो कहता है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ह्यूमंस लेवल 100 के ऊपर जा ही नहीं सकते, और अगर तुम वही लाइट हो जिन्हें हमने मारा था तो अब तक तो तुम बूढ़े हो जाने चाहिए थे। लाइट कहता है कि मैं एक एज रिंग पहनता हूँ ताकि मैं हमेशा उस दिन को याद रखूं जिस दिन मुझे धोखा मिला था। अब गारू समझ जाता है कि उसका अंत आ चुका है। वो गिर जाता और हाथ जोड़कर कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरा कसूर नहीं था, फेडरेशन ने मजबूर किया था और मैं तुम्हें कुछ करना नहीं चाहता था। उसके लोग उसे घूर कर देखते हैं कि ये वही आदमी है जो सुबह तक खुद को किंग बोल रहा था और अब अपनी जान की भीख मांग रहा है। लाइट उससे पूछता है कि ये मैस्ट्रो क्या होता है, गवर्नमेंट उसे क्यों ढूंढने में इतनी पागल है? तो गारू कहता है कि मुझे नहीं पता, सिर्फ इतना मालूम है कि मैस्ट्रो एक ह्यूमन होता है। लाइट पूछता है कि फिर मुझे मारने का ऑर्डर क्यों दिया गया था? गारू कहता है कि मुझे नहीं पता, हम बस ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। लाइट उसकी साथियों की तरफ देखता और कहता है कि किसी को इसके बारे में कुछ पता है? सब यहाँ पर झूठ बोलते हैं कि हाँ उन्हें पता है, लेकिन मे की आंखें ग्लो करती और वो उनके झूठ को देख लेती है और सिर्फ 1 सेकंड में वो सबको मार डालती है। वो कहती है कि जो भी लाइट के सामने झूठ बोलेगा उसकी मौत मेरे हाथों से ही होगी। लाइट गारू से कहता है कि तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर मैं सरफेस पर वार शुरू कर दूं तो कोई मुझे रोक सकता है? गारू कहता है कि तुम्हारी पावर तो मेरे समझ से बिल्कुल परे है, तुम पूरे
नेशन को खत्म कर सकते हो, लेकिन अगर सारे नेशन मिल जाएं और अपने एडवांस वेपन छोड़ दें तो शायद तुम्हें मुश्किल हो सकती है, क्योंकि सिर्फ एक मेड के साथ तुम उनसे लड़ नहीं पाओगे। लाइट यहाँ पर मुस्कुराता और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वो अपना हाथ हिलाकर टेलीपोर्टेशन स्पेल कास्ट करता है और 1 सेकेंड में सब उसके थ्रोन रूम में आ जाते हैं। ये सब देखकर गारू का दिमाग हिल जाता है। उसके सामने एक आर्मी होती है जहाँ सबसे कमजोर सोल्जर भी लेवल 1500 का है, 4 मेड लेवल 9999 पे हैं और बाकी सब 6000 से 9000 के बीच में थे। सबके शरीर डिवाइन लाइट से चमक रहे होते हैं। गारू की आंखों से आंसू निकल जाता और अब उसे समझ आ जाता है कि लाइट कोई इंसान नहीं, एक चलती फिरती कयामत है। अगर वो चाहे तो पूरी दुनिया एक पल में मिटा सकता है। गारू कांपता रहता और सोचता है कि जिस दिन भी ये जंग छेड़ेगा उस दिन पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। अगली सुबह लाइट होम टाउन लौटने का फैसला करता है, दिल में ये उम्मीद लेकर कि शायद अपने परिवार से मिल सके और उन्हें अपने डंजन सिटी ले जा सके। लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है उसकी ये उम्मीद तुरंत ही टूट जाती है, क्योंकि उसके सामने सिर्फ बर्बाद मकानों के खोखले अवशेष और सड़ी हुई लाशें पड़ी होती है, क्योंकि पूरा गांव लगभग 6 महीने पहले ही कुछ अननोन अटैकर्स ने मिटा दिया था। कोई भी जिंदा इंसान बचा नहीं था। लाइट कम से कम अपने परिवार को एक अंतिम विदाई देने के लिए उन ढेर में से अपने परिवार को ढूंढने लगता है और उसके लिए सुकून का थोड़ा पल तब आता है जब उसे अपने छोटे भाई बहनों के बॉडीज वहां पर नहीं मिलते। इसका मतलब हो सकता है कि वो अभी कहीं पर जिंदा हो, लेकिन उसके माँ बाप इतने लकी नहीं थे। गोल्ड लाइट के चेहरे पर दर्द देखकर पूछता है कि क्या वो ठीक है और कहता है कि ये सब प्रोसेस करना बहुत मुश्किल होगा। लाइट कहता है कि ये वो संभाल लेगा, लेकिन अभी उन्हें अपने मिशन पे फोकस करना होगा। इसीलिए वो गोल्ड और नजूमे को कहता है कि वो जितनी हो सके उतनी इंटेलिजेंस इकट्ठी करे। उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ अब तक के बड़े देशों से भी ज्यादा पावरफुल लगती थी, लेकिन बिना तैयारी के किसी भी जंग में घुसना बेवकूफी होती। लाइट चाहता है कि हर नेशन की कैपेबिलिटी के डिटेल उसके पास हो। साथ ही लाइट को शक होता है कि उसके गाँव की तबाही डायरेक्टली उस र्यूमर से जुड़ी हो सकती है कि वो एक मैस्ट्रो है। अब उसका मिशन था ये समझना कि एक मैस्ट्रो होता क्या है और क्यों उस टाइटल के लिए इतना खून बहा दिया गया। अगर ये सब कुछ पावर हंग्री लोगों के इन्फ्लुएंस और पॉलिटिक्स का नतीजा था तो वो दुनिया को जलाकर राख कर देगा और खुद उनको मजबूर करेगा कि वो भी अपनी करतूत का नतीजा भुगते। गोल्ड लाइट के गुस्से को समझता है, लेकिन उसे वार्निंग देता है कि वो अपना ऑरा कंट्रोल में रखे, क्योंकि उसकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग थी कि आम लोग उसके पास आते ही मर जाते। लाइट सॉरी कहता और एक आइटम पहनता जिसका नाम था फूल्स मास्क, जिससे उसका एनर्जी और आइडेंटिटी दोनों सप्रेस हो जाते हैं। उसके बाद वो अपने माँ बाप के कब्रों के पास जाकर उनसे माफी मांगता है कि वो उन्हें बचा नहीं पाया। फिर गोल्ड और नजूमे के साथ वो डुगास नाम के शहर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में क्यूरियोसिटी से नजूमे पूछती है कि शहर पहुंचने के बाद वो क्या करने वाले हैं, तो गोल्ड उसे याद दिलाता है कि सरफेस वर्ल्ड पे वो अपने लॉर्ड को डायरेक्टली नाम से नहीं बुलाते, और लाइट बताता है कि कॉनकॉर्ड के लोगों से बचने के लिए अब वो अपना फेक नाम यूज करेगा जो होगा डार्क। नजूमे समझ जाती है और सर हिलाकर हाँ कहती है। लाइट उसे कहता है कि डगास पहुंचने के बाद वो एक एडवेंचरर के तौर पे रजिस्टर करेगा और ग्रेजुअली वो रैंक बढ़ाता जाएगा और गिल्ड के अपर सर्कल से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। थोड़ी देर बाद नजूमे दूर से डोगास सिटी को देख लेती है। लाइट कहता है कि डायरेक्ट उड़कर अंदर जाना सस्पिशियस लग सकता है, इसीलिए वो फॉरेस्ट में लैंड करते हैं और बाकी सफर पैदल करने का फैसला करते हैं। लेकिन गोल्ड का चमकदार आर्मर अब भी उनसे अलग लग रहा था। जंगल से गुजरते हुए उन्हें एक सीन दिखता है जहाँ पर एक ह्यूमन मर्चेंट पर कुछ डरावने बैंडिट अटैक कर रहे होते हैं। लाइट और उसके साथी चाहते तो चुपचाप निकल जाते, लेकिन गोल्ड का आर्मर इतना चमक रहा था कि दुश्मन उन्हें देख लेते हैं। वो सारे ड्वार्फ्स उन्हें लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में सब बैंडिट्स बंधे हुए और इंसल्टेड रास्ते के बीच पड़े होते हैं। वो मर्चेंट और उसका बेटा बहुत ग्रेटफुल होते हैं और उन्हें सिटी तक लिफ्ट देने का ऑफर भी करते हैं। सफर के दौरान लड़का कंटिन्यूसली गोल्ड की तारीफ करता रहता है कि उसने ड्वार्फ्स को कितनी आसानी से हरा दिया। उसका फादर गेस करता है कि ये लोग कोई फेमस एडवेंचरर टीम का हिस्सा होंगे, लेकिन लाइट कहता है कि उन्होंने अभी तक रजिस्टर भी नहीं किया है। मर्चेंट कहता है कि अगर वो सीरियसली एडवेंचरर बनना चाहते हैं तो डोगास परफेक्ट जगह है, क्योंकि यहाँ रीजन का सबसे बड़ा गिल्ड है और एल्फ, डॉर्फ और ह्यूमन टेरिटरी के बॉर्डर पे बसने के बावजूद ह्यूमन काफी लार्ज पॉपुलेशन में रहते हैं। वो ये भी बताता है कि उसका एक ह्यूमन रन होटल भी है और अगर चाहे तो वो वहाँ पर रुक सकते हैं। सिटी के गेट पे पहुंचते ही लाइट कहता है कि वो यहीं उतर जाएंगे। गोल्ड और नजूमे के लिए ये पहली बार होता है किसी सरफेस सिटी में आना। दोनों तुरंत ही नोटिस करते हैं कि हर जगह वेपन और आर्मर के दुकानों की भरमार लगी है। लाइट एक्सप्लेन करता है कि ये नॉर्मल है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एडवेंचरर भरे पड़े होते हैं और पास के ड्वार्फ किंगडम की ब्लैक स्मिथिंग स्किल के चलते उनके बनाए गुड्स यहाँ पर बिकते हैं। गिल्ड हॉल पहुंचकर लाइट रजिस्ट्रेशन डेस्क पे जाता है और उसे स्टार्टिंग में रैंक F दिया जाता है और अभी उसे एंट्री लेवल क्वेस्ट कंप्लीट करने होंगे ताकि रैंक आगे बढ़ सके।
फिलहाल वो होटल के बारे में सोचता है जिसका जिक्र कर्नल ने किया था। कर्नल उन्हें देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि वो उनकी क्या मदद कर सकता है। तो लाइट कहता है कि वो होटल के टॉप फ्लोर का पूरा एरिया रेंट पर पूरा लेना चाहता है और किसी को भी वहाँ आने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। फिर वो एक हैवी गोल्ड कॉइन बैग काउंटर पर रख देता है। कर्नल ये देखकर बिल्कुल हैरान था। लाइट कहता है कि अगर जरूरत हो तो और भी वो देगा, लेकिन कर्नल मना कर देता है कि ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। लाइट जब इंसिस्ट करता है तो आखिर कर्नल मान जाता है। थोड़ी देर बाद जब रूम से रेडी हो जाते हैं तो लाइट और उसके साथी अंदर जाके परसेप्शन ब्लॉकिंग स्पेल कार्ड्स एक्टिवेट करते हैं ताकि वो उन्हें देख या सुन ना सके। लाइट फाइनली रिलैक्स करता और बैठ जाता है। नजूमे कहती है कि वो समझती है कि लाइट काफी पावरफुल है, लेकिन सरफेस पे रहकर उसे खतरा हो सकता है। उसका सजेशन होता है कि लाइट वापस डंजन सिटी चला जाए और उन्हें बाकी काम करने दे। ये बात लाइट को काफी चुभती है। उसे लगता है जैसे नजूमे कह रही हो कि वो अपना रिवेंज खुद नहीं ले सकता। उसका गुस्सा फूट पड़ता और नजूमे तुरंत ही गिरकर माफी मांगती है। गोल्ड सिचुएशन को हल्की हंसी के साथ हैंडल करता है और कहता है कि नजूमे समझ नहीं पाई कि रिवेंज का मतलब होता क्या है। वो कहता है कि लाइट अपना बदला अपने हाथों से लेना चाहता है और ये एक नोबल काम है। गोल्ड की बात सुनकर लाइट अपने सेंसेस में लौट आता है और नजूमे से माफी मांगता है। नजूमे भी इंसिस्ट करती है कि गलती उसी की थी और वो दोबारा से अपनी लॉयल्टी की शपथ लेना चाहती है। लाइट मना करता है लेकिन वो जिद करती है। फिर वो उसके पैरों को उठाकर अपने होठों से चूम लेती है। ये गेस्चर इस वर्ल्ड में अपने से बड़े के प्रति सबसे बड़ा रिस्पेक्ट माना जाता है। लाइट को ये रिचुअल हमेशा अनकंफर्टेबल लगता था क्योंकि उसके सबऑर्डिनेट पहले भी ये कर चुके थे। गोल्ड भी मजाक में कहता है कि ये थोड़ा अजीब है, स्पेशली जब नजूमे इस रिचुअल को एंजॉय कर रही थी। अगले दिन तीनों सिटी के बाहर से गुजरते हुए डंजन की तरफ आगे बढ़ते हैं। गोल्ड का आर्मर चमक रहा होता है और नजूमे की ब्यूटी पे लोग घूर रहे होते हैं और लाइट अपने मास्क की वजह से मिस्टीरियस लग रहा था। डंजन के एंट्रेंस पर उन्हें एक लंबी लाइन मिलती है। वहाँ पर गोल्ड नोटिस करता है कि वहाँ कोई एल्फ नहीं है। लाइट समझाता है कि एल्फ और डॉर्फ के बीच में अभी टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा है, इसीलिए दोनों यहाँ पर नहीं दिखते। नाजुमे लाइट की नॉलेज की तारीफ करती है और वो उसके इतने पास खड़ी हो जाती है कि उसका चेस्ट लाइट के सर के पीछे लगता है। लाइट उससे कहता है कि थोड़ी दूर खड़ी हो सकती हो तुम, लेकिन नजूमे सीरियस टोन में कहती है कि उसका काम है उसे अपने लॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का, हर वक्त उसका पास रहना जरूरी है। तभी लाइट देखता है कि कुछ लोग लाइन तोड़कर आगे जा रहे हैं, जिनमें एक एल्फ वॉरियर और उसके साथी थे। लाइट आगे बढ़कर उन्हें रोकता है और कहता है कि लाइन तोड़ना सही नहीं है। एल्फ गुस्सा हो जाता है कि कैसे एक ह्यूमन उसे ऐसे बोल गया। वो तलवार निकालने ही वाला होता है कि उसका एल्डर कंपेनियन उसे रोक देता है और कहता है कि जाने दो। जाते हुए एल्फ लाइट के पास आता और धीरे से कहता है कि तुम्हें इस बदतमीजी का पछतावा हमेशा रहेगा। एल्फ के चले जाने के बाद ह्यूमन लाइट के लिए चीयर करते हैं। बच्चे भी आके उसे थैंक्स कहते हैं, लेकिन लाइट कहता है कि मैंने अपने फायदे के लिए ये सब किया था, तुम्हारे लिए नहीं। तब एक बच्चा गोल्ड से पूछता है कि क्या उसका आर्मर सच में गोल्ड का बना है। नाजुमे समझाती है कि अगर ऐसा होता तो वो मेटल बहुत सॉफ्ट होता और प्रोटेक्शन नहीं दे पाता। गोल्ड मजाक में कहता है कि हाँ, वो इस आर्मर को शो ऑफ के लिए ही पहनता है क्योंकि ये चमक उसके नाइट होने का सिंबल है। बच्चे लाइट से पूछते हैं कि क्या ये उनका पहला डंजन है और लाइट हाँ कहता है। बच्चे कहते हैं कि ये फ्लोर एक्सपीरियंस्ड एडवेंचरर के लिए है और इनका गियर देख के लगता है कि ये नए हैं। तभी गार्ड बुलाता है नेक्स्ट ग्रुप को। बच्चे बाई बोलकर अंदर चले जाते हैं। लाइट सोचता है कि शायद उन्हें फेक गियर कैरी करना चाहिए था ताकि लोग उन्हें इनएक्सपीरियंस ना समझे। जब उनकी बारी आती है तो वो डंजन के अंदर जाते हैं। लाइट अपना कंसीलमेंट मैजिक कास्ट करता है ताकि उनका प्रेजेंस छुप जाए और वो सेकेंड फ्लोर की तरफ उड़ते हुए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ वही एल्फ काइडो अब भी गुस्से में ऑर्क्स को मार रहा होता है। वो चिल्लाता है कि वो एल्फ किंगडम का लेजेंडरी हीरो है और मैस्ट्रो का खून उसके अंदर है। एल्डर यानोक कहता है कि उसका लेवल 1500 ऑलरेडी नॉर्मल एल्फ से बहुत ज्यादा है, लेकिन काइडो कहता है कि उसे और भी ज्यादा चाहिए, ऐसे पावर जो उसके एनिमीज को खाक बना दे। लाइट के साइड पर उसका टीम अब थर्ड फ्लोर पे होता है और एक ह्यूज ऑर्क हॉर्ड को हरा चुका होता है। लाइट कहता है कि अब वापस चलते हैं, प्रूफ के लिए काफी स्ट्रेंथ दिखा चुके हैं। नजूमे तुरंत ही कहती है कि वो लाइट के पूरे बदन को धोएगी जब वापस जाएंगे और लाइट सिंपली उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। जैसे ही वो लोग निकलने लगते हैं उन्हें वो बच्चे मिल जाते हैं जो पहले उन्हें मिले थे, लेकिन अचानक ही फॉरेस्ट के अंदर से एक बड़ा सा कुछ हलचल होता है जहाँ पर बहुत सारे भेड़िए उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे होते हैं। बच्चे चिल्लाते हैं कि हमें भागना होगा, इतने दुश्मनों से लड़ना पॉसिबल नहीं। लाइट कहता है कि ये भेड़िए खतरा नहीं है, असली खतरा तो अभी आ रहा है और उसी पल जमीन कांपने लगती है और एक क्वाड साइथ मैंटिस पेड़ों को चीर कर सामने आ जाता है। बच्चे ये देखकर फ्रीज हो जाते हैं जब उनके सामने एक ऐसा सीन होता है जैसे उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंटिस नाम के मॉन्स्टर स्पीसीज को 10 साल पहले एक्सटिंक्ट मान लिया गया था और ये ग्रुप तो उससे लड़ने के कंडीशन में बिल्कुल नहीं था। ग्रुप का लीडर तुरंत ही मिया से कहता है कि थोड़ा सा मैजिक यूज करके क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, लेकिन उसे पहले से ही पता होता है कि ये काफी नहीं होगा।
मजबूरी में वो लाइट और उसके कंपेनियन की तरफ मुड़कर हेल्प मांगते हैं ताकि सब लोग सेफ तरीके से निकल सके। लेकिन जब लाइट सुनता है कि सब भागने का प्लान बना रहे हैं तो वो कैजुअली कहता है कि तो मतलब अगर तुम सब भाग जाओगे तो फिर मैं अगर इसे मार दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बच्चे उसे देखकर शॉक हो जाते हैं जैसे वो पागल हो गया हो, क्योंकि इतने बड़े मैंटिस का लेवल कम से कम 500 तो होगा ही। लेकिन लाइट बिल्कुल काम रहता है और कहता है कि पैनिक करने की जरूरत नहीं, उनका ग्रुप ऐसे मॉन्स्टर से डील करने में कैपेबल है। गोल्ड आगे बढ़ता और पहला अटैक करता है, पर उसके सरप्राइज के लिए मैंटिस उसके कई ब्लोज को ब्लॉक कर देता है। मतलब उसके क्लॉज बहुत ही टफ थे। तब लाइट आगे आता और एक ब्लेजिंग एरो सीधा मैंटिस पे फायर करता है, लेकिन वो क्रिएचर एरो को डिफ्लेक्ट कर देता और वापस उसकी तरफ फेंक देता है। ये देखकर बच्चे परेशान हो जाते हैं कि शायद लाइट और उसके साथियों को सच में खतरा है। वो मिया से कहते हैं कि जल्दी स्पेल कास्ट करो, लेकिन मिया तो इतनी स्टन्ड होती है कि वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसने अभी अभी लाइट को बिना कोई चैंट किए एक हाई ग्रेड कॉम्बैट स्पेल यूज करते देखा था। उसके लिए तो ये इम्पॉसिबल था, क्योंकि बाकी बच्चों को मैजिक के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती। वो समझ ही नहीं पा रहे कि क्या इम्प्रेसिव है और क्या नहीं। तो गोल्ड उनसे कहता है कि बेटर है तुम लोग यहीं रहो, हम इसे संभाल लेंगे। और फिर वो एक शॉर्ट लेसन देता है कि ट्रू नाइट होने का मतलब क्या होता है। वो कहता है कि शील्ड सिर्फ ब्लॉक करने के लिए नहीं होता। जब मैंटिस उसके ऊपर अटैक करता है तो गोल्ड एक काउंटर अटैक करता है और एक ही मूव में उसका एक क्लॉ को तोड़ देता है। फिर वो कहता है कि एक नाइट कभी ओपनिंग मिस नहीं करता। उसके तुरंत बाद जब मैंटिस अभी भी पेन में होता है तो गोल्ड पीछे से जाके उसका एक लेग भी काट देता है और तभी लाइट फिर से एक और फायर एरो वेव शूट करता है। इस बार जब मैंटिस उन्हें डिफ्लेक्ट करता है तो एरोज मिड एयर कर्व हो जाता है और उसके बैक पर लग जाती है, क्योंकि लाइट उन एरोज के ट्रैजेक्टरी पर फुल कंट्रोल ले चुका था। अब चाहे मैंटिस कुछ भी करे, एरोज अपने टारगेट पे जाके लगते हैं। धीरे धीरे मैंटिस के सारे लिम्स उड़ जाते हैं और जब वो समझता है कि वो फाइट नहीं जीत सकता तो वो जंगल की तरफ भागता है। लाइट थोड़ा सरप्राइज होता है ये देखकर कि क्रिएचर इतना इंटेलिजेंट है कि समझ गया कि वो हार गया है और भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लाइट उसे भागने नहीं देता। वो एक ह्यूज फायर वॉल कास्ट करता है जंगल के रास्ते में ताकि मैंटिस वहां से निकल ना सके। मिया लिटरली बहुत ही शॉक होती है, क्योंकि उसने कभी नहीं देखा था कि कोई इतना बड़ा एरिया कवरिंग टैक्टिकल मैजिक इतनी इंस्टेंटली कास्ट कर सके। अब मैंटिस के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, लेकिन उसके विंग्स अभी भी ठीक थे और लास्ट अटेम्प्ट में वो उड़ान भरता है, लेकिन नजू में जंप करके हवा में ही उसे श्रेड कर देती है। जब वो लैंड करती है तो गोल्ड कहता है तुमने गलती कर दी। नजू में इरिटेट होती है कि क्या हुआ, मैं तो मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर रही थी जैसे लाइट चाहता था। गोल्ड एक्सप्लेन करता है कि तुमने वैल्यूएबल पार्ट भी डिस्ट्रॉय कर दिए, अब कुछ बेचने लायक बचा ही नहीं। ये सुनकर नजू में तुरंत ही लाइट से माफी मांगती है, पर लाइट कहता है कि कोई बात नहीं। साइड में खड़े बच्चे अब भी शॉक में थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने एक इंसान को क्वार्टसाइथ मैंटिस को मारते देखा। थोड़ी देर बाद जब वो रिमेन्स चेक कर रहे थे तो उन्हें मैंटिस के मैजिक जेम मिलता है। सरप्राइजिंगली अभी भी बिल्कुल सही था वो। लाइट इसे अपनी अचीवमेंट का प्रूफ बना सकता था। जाने से पहले एक बच्चा लाइट से पूछता है कि क्या तुम किसी फेमस एडवेंचरर पार्टी के हो, क्योंकि इतनी पावर वाला बंदा एक एफ रैंक कैसे हो सकता है। लेकिन लाइट कहता है कि नहीं, हम लोग तो एफ रैंक ही हैं। सब और भी कंफ्यूज हो जाते हैं। बैटल के बाद मिया अपना मैजिक यूज करके एक पानी का बॉल कॉन्ज्यूर करती है और लाइट को देती है ताकि वो मैंटिस के गो को साफ कर सके। लाइट जनरली इससे काफी टच होता है, लेकिन मिया कहती है कि यह तो सबसे छोटी चीज है जो मैं कर सकती हूँ। जैसे ही सूरज ढलता है उनका लीडर लाइट और उसके ग्रुप को कहता है कि रात यहीं कैंप कर लेते हैं, क्योंकि ट्रैवल करना खतरनाक हो सकता है। मिया तो लाइट से मैजिक के बारे में बात करने के लिए डेस्परेट हो रही थी। रात के खाने के टाइम मिया लाइट से उसके पास्ट के बारे में बहुत सारे सवाल पूछती है। यहाँ पर लाइट अपने रियल आइडेंटिटी नहीं बता सकता था तो वो एक फेक स्टोरी बनाता है। वो कहता है कि उसके पेरेंट दोनों एक्सेप्शनल मेजेस थे, इसीलिए वो बिना चैंट के स्पेल को कास्ट कर सकते हैं। लेकिन मिया का भाई अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि उसमें ऐसी क्या बड़ी बात है। तब मिया गुस्से में उससे कहती है कि तुम्हें पता भी है कि लाइट ने क्या किया था। मैजिक 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। कॉम्बैट क्लास जो एक एनिमी पे यूज होता है, टैक्टिकल क्लास जो एक वाइड एरिया अफेक्ट करती है जैसे फायरवॉल, और स्ट्रेटेजिक क्लास जो वर्ल्ड लेवल इफेक्ट कर सकती है जैसे अर्थक्वेक या मिटियोर स्ट्राइक्स। और ऐसे स्पेल एलीट मेजेस की टीम मिलकर चैंट करती है और ह्यूमंस के लिए इतना करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। उसका भाई तब समझता है कि लाइट एक अलग ही लेवल का मेज है। फिर वो मिया को भी प्रेज करता है कि तुम भी कम नहीं हो, तुम्हें डचीज मैजिक एकेडमी के लिए रिकमेंडेशन मिला था। ये सुनकर लाइट इंटरेस्ट लेता और पूछता है कि क्या ये वही एकेडमी है जो प्रिंसिपलिटी ऑफ 9 कंट्रोल करती है। मिया कहती है कि हाँ ये वही है। गोल्ड कहता है कि वहाँ पे रिकॉग्नाइज होना कोई छोटी बात नहीं है। तब उनका भाई बताता है कि हमारे पेरेंट्स प्लेग में मारे गए और पैसा नहीं था एकेडमी की फीस के लिए, तो हमने बचपन के दोस्तों गिमरा और वर्डी के साथ पार्टी बनाई ताकि कुछ कमा सके। मिया कहती है कि मुझे खुशी है कि मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रही हूँ, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए।
ये सुनकर लाइट को अपनी छोटी बहन की याद आती है। फिर वो लाइट से पूछती है कि तुम एडवेंचरर क्यों बने। तो लाइट अपनी कवर स्टोरी कंटिन्यू करता है कि मेरे पेरेंट्स फायर में मारे गए और मैं भी थोड़ा सा जल गया था उसमें, इसीलिए मैं एक ऐसा रेयर पोशन ढूंढ रहा हूँ जो मुझे क्योर कर सके। सब लोग यहाँ पर चुप हो जाते हैं और माहौल काफी इमोशनल हो जाता है। तब गिमरा ऑकवर्ड साइलेंस तोड़ने के लिए पूछता है कि वैसे गोल्ड और नजुमे कपल हैं क्या। नजुमे तुरंत ही चिल्लाती है कि कभी नहीं, मैं ऐसे इमेच्योर आदमी को कभी भी डेट नहीं कर सकती। तो गोल्ड कहता है कि मुझे भी इमेच्योर लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन दोनों के बीच हमेशा की तरह झगड़ा चल ही रहा होता है। इसी टाइम डंजन के अंदर कहीं पे और काइडो ऑर्क्स को मार रहा होता है ताकि यानोक को एक्सपेरिमेंट के लिए बायोलॉजिकल सैंपल इकट्ठी कर सके। ये एक्सपेरिमेंट उस रेस लिमिट को तोड़ने के लिए है जो हर स्पीसीज पे लगाई गई है। जब मटेरियल मिल जाता है तो यानोक कहता है कि अब सिर्फ एक ह्यूमन टेस्ट सब्जेक्ट चाहिए और काइडो को पहले से ही पता होता है कि उसे कैसे चाहिए। कुछ दिन के बाद लाइट गिल्ड में आता है अपने मैजिक स्टोन्स एक्सचेंज करने के लिए। लोग उसके आसपास काफी भीड़ लगा देते हैं। सभी काफी अमेज होते हैं उसके पास इतने सारे जेम्स देखकर। जब से उसने क्वार्टसाइथ मैंटिस को मारा था उसका नाम पूरे शहर में मशहूर हो गया था। लोग उन्हें ब्लैक मेली कहने लगे थे। गिल्ड के रिसेप्शनिस्ट जो पहले इग्नोर करते थे अब रिस्पेक्ट से बात कर रहे थे। लाइट ये सब देखकर खुश होता है क्योंकि ये सब उसके प्लान का ही पार्ट था। जब वो और उसकी टीम डंजन की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो एक आदमी उसे आवाज लगाता है। उसका नाम सुलीन था और उसके साथ गिलबर्ट भी था। वो कहते हैं कि हमने सुना तुमने क्वार्टसाइथ मैंटिस को मारा और डंजन के 5वें फ्लोर तक पहुंचे। तुम्हें देखकर मिलना जरूरी था। थोड़ी देर बाद उनकी पार्टी के और लोग आते हैं और वो लाइट से बाय बोलकर डंजन में चले जाते हैं। लाइट सोचता है कि ये अच्छा लगता है देखकर कि मैं किसी दूसरे ह्यूमंस के लिए इंस्पिरेशन बन रहा हूँ, लेकिन सभी लोग खुश नहीं हैं। दूसरे रेसेस के लोग उससे जेलस फील करते हैं। उन्हें लगता है कि वो फ्रॉड है। लाइट के लिए ये एक्सपेक्टेड था और वो डिसाइड करता है कि अगर ये लोग मेरे रिजल्ट्स को नहीं मानेंगे तो मैं उन्हें ऐसे रिजल्ट्स दिखाता हूँ जिसे वो इग्नोर कर ही ना सके। डंजन के अंदर जाने के बाद वो गोल्ड और नजुमे से कहता है कि आज हम 5वें फ्लोर तक जा रहे हैं। वहाँ पहुंचकर वो वही बच्चे देख लेता है जिसे पहले वो मिले थे। मिया बहुत खुश होती है उसे देखकर और कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। वो एक छोटी सेल कंटेनर देती है जिसमें ऑइंटमेंट होता है। उसने लाइट की बर्न्स के लिए बनाया था। लाइट जेन्युइनली इससे काफी टच होता है लेकिन गिल्ट भी फील करता है क्योंकि वो झूठ बोला था उससे। लाइट उसे भी एक रिटर्न गिफ्ट देता है, एक सुंदर ब्रेसलेट के तौर पर। मिया हेजिटेट करती है और कहती है कि ये बहुत वैल्यूएबल लगता है। लाइट कहता है कि तुम्हारा गिफ्ट मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिया खुशी से कहती है कि मैं इसे हमेशा अपने ट्रेजर बनाकर रखूंगी। थोड़ी देर के बाद वो 5th फ्लोर के स्नो कवर्ड जोन में पहुंचते हैं। स्नो उनके लिए एडवांटेज है क्योंकि वो कवर देता है। लाइट गोल्ड और नजुमे को एटी हंट करने के लिए भेजता है और खुद टेलीपोर्ट आइटम एक्टिवेट करके अपने डंजन सिटी के थ्रोन रूम में वापस चला जाता है। वहाँ वो चाय पीते हुए अपनी टीम से रिवेंज ऑपरेशन का अपडेट लेता है। एली बताती है कि सब कुछ रेडी है और नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होने वाला है। लाइट खुश होता है और कहता है कि जो रिसोर्सेज चाहिए उसे कर लो। फिर वो मे को अबाइस के मैटर हैंडल करने के लिए बोलता है और आयुकी को फॉरेस्ट स्काउटिंग कंटिन्यू करने का ऑर्डर देता है। तब मिजुना पूछती है कि मेरे लिए क्या काम है। लाइट सोचता है कि उसका स्किल सिर्फ मॉन्स्टर कॉम्बैट में यूजफुल है, लेकिन उसे साइड में रखते हुए वो कहता है कि तुम गार्ड ड्यूटी लो और सिटी को प्रोटेक्ट करना। मिजुना काफी प्राउड फील करती है। वो कहती है जब तक मैं हूँ तब तक शहर को कोई टच भी नहीं कर सकेगा। लाइट मुस्कुराकर सोचता है कि जल्दी वो दिन आएगा जब मैं सासा के सामने खड़ा होऊंगा और उसके चेहरे पर ये दुख देखने लायक होगा। इधर डंजन के एक और कोने में गिलबर्ट और सुविन अपनी पार्टी के साथ कैंप कर रहे होते हैं। सुविन थोड़ी देर के लिए वुड्स में जाता है और जब वापस आता है तो उसके सामने हॉरिफाइंग सीन होता है। गिलबर्ट का सर जमीन पर पड़ा होता है और काइडो उसके ऊपर खड़ा होता है। उनके दोनों साथियों को भी चुपचाप मार दिया गया था। काइडो कहता है कि ये पर्सनल नहीं है, ये मेरी ह्यूमन रेसेस से नफरत का नतीजा है। सुविन काफी गुस्से में भर जाता है लेकिन वो जानता है कि वो लड़ नहीं सकता। वो एक स्मोक बॉम्ब फेंकता है और वहां से भाग जाता है ताकि गिल्ड को अलर्ट कर सके। उसे लगता है कि वो बच गया है क्योंकि बिना टारगेट देखे मैजिक यूज नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो सोचता है कि वो सेफ है, ऊपर देखता है तो काइडो होवरबोर्ड पे उड़ता हुआ आ रहा था और कुछ ही सेकंड में सुविन को यानोक नॉकआउट कर देता है और कहता है कि मैंने बोला था मुझे लिविंग ह्यूमन सब्जेक्ट चाहिए। काइडो कहता है कि इतना क्या फर्क पड़ता है, कुछ ह्यूमन मर भी गए तो क्या हुआ। यानोक गुस्से से कहता है कि मेरे पास वक्त कम है और मेरे एक्सपेरिमेंट अनस्टेबल है। ये सुविन भी ज्यादा देर तक बचेगा नहीं, जल्दी से और ह्यूमन सब्जेक्ट ढूंढो। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।